Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all doing good. So here is the last part of our chapter, the place of science in the liberal education. At last, we're gonna close this chapter, inshallah, in this lecture. So let's start our lecture. Aristotle, I understand, considered that the stars must move in circles because the circle is the most perfect curve. In the absence of evidence to the contrary, he allowed himself to decide a question of fact by an appeal to aesthetical moral considerations. In such a case, it is at once obvious to us that this appeal was unjustifiable. We know now how to ascertain as a fact the way in which the heavenly bodies move. And we know that they do not move in circles or even in accurate ellipses or in any other kind of simply desirable curve or describable curve. This may be painful to a certain hankering after simplicity of pattern in the universe, but we know that in astronomy such feelings are irrelevant. Easy as this knowledge seems now, we owe it to the courage and the insight of the first inventors of scientific methods, and more especially of Galileo. So I would like to underline a few words for you. Evidence, unjustifiable, certain, hankering, astronomy, inventors. तो इनके कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं बेटे. एविडेंस, सबूत. अनजस्टिफाइबल, नाजायज़. असर्टन, कायम करना. हैंकरिंग, ख्वाहिश करना. एस्ट्रोनॉमी, इल्म नजूम. एंड इन्वेंटर्स, मोटिव. सो लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेशन. मेरा ख्याल है कि अरस्तु के मुताबिक सितारों को दायरों में गर्दिश करना चाहिए क्योंकि दायरा मुकम्मल तरीन कुव्वत होता है, एक परफेक्ट सर्कल. मुखालिफ सिमत में कोई शहादत ना होने के सबब इसने एक हकीकी मसले का फ़ैसला जमालियाती अखलाकी तसव्वुरात के तहत किया. एस्थेटिको मॉरल. एस्थेटिक यानी जमालियाती खूबसूरत चीज़ों को महसूस करने की जो हैस होती है. मॉरल तो आपको पता ही है क्या है, ठीक है, अखलाकी. तो अखलाकियात के तहत, जमालियात के तहत कि उसको तो हमेशा भाई सर्कल में ही घूमना चाहिए, ठीक है. इस किस्म के मामले में ये बात हम पर आया है, जाहिर है कि ये नुक्ता नज़र दुरुस्त नहीं था कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है भाई इसको तो गोल दायरे में घूमना चाहिए. नो, इट्स नॉट करेक्ट. अब हम जानते हैं कि एक हकीकत के तौर पर इस रास्ते का तयन कैसे किया जा सकता है जिस पर अजराम फल्की, ये हेवनली बॉडीज़ को कहा जाता है, ठीक है बेटे. अजराम फल्की हरकत करते हैं और हम ये जानते हैं कि वो दायरों में हरकत नहीं करते बल्कि ठीक बेज़वी रास्तों पर भी नहीं चलते या किसी भी ऐसे रास्ते पर नहीं चलते जिसे आसानी से काबिल बयान कॉस कहा जा सके. यानी वो सर्कल्स में, कॉस में, कर्व्स में मूव नहीं करते, ठीक है. कायनात में नमूनों की एक ख़ास सादगी के मुतलाशी हजरात के लिए ये अमर तकलीफ़ दे होगा कि हम जानते हैं कि इल्म फ़ल्कियात में ऐसे एहसासात गैर मुतल्लक़ा हैं. यानी जितना हम चाहें ना कि ये ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है. जितना आसान ये इल्म अब लगता है इसका सेहरा साइंसी तरीक़े कार के ऊपर के पहले मौजूद के हौसले और जहानत की वजह से है. यानी बहुत सारे लोगों ने हिस्सा डाला साइंटिफिक मेथडोलॉजी के अंदर. एस्ट्रोनॉमी अब जो जितनी ईजी है वो पहले इतनी ईजी नहीं थी, ठीक है. तो इसका सेहरा या इसकी जो जुर्रत और जहानत और हौसले का जो है ना दाद, वो हमें उनके इन्वेंटर, साइंटिफिक मेथड के इन्वेंटर्स को देना, मौजूदों को देना चाहिए. लेकिन उसमें से जो ख़ास मौजूद है जो डट गया था इस चीज़ के ऊपर, वो कौन है? गैलीलियो. तो गैलीलियो को ज़्यादा जो है ना स्पेशल करेज और इंसाइट की दाद देनी पड़ेगी. होपफुली आप लोग जानते हैं कि गैलीलियो कौन है, उसने क्या किया था. We may take as another illustration Malthus's doctrine of population. This illustration is all the better for the fact that his actual doctrine is now known to be largely erroneous. It is not his conclusions that are valuable, but the temper and the method of his inquiry. As everyone knows, it was to him that Darwin owed an essential part of his theory of natural selection, and this was only possible because
Malthus' outlook was truly scientific. His great merit lies in considering man not as the object of praise or blame, but as a part of nature, a thing with a certain characteristic behavior from which certain consequences must follow. If the behavior is not quite that Malthus supposed, if the consequences are not quite what he inferred, that may falsify his conclusions, but does not impair the value of his method. The objections which were made when his doctrine was new, that is, was horrible and depressing, that the people ought not to act as he said they did, and so on, were all such as implied an unscientific attitude of mind. As against all of them, his calm determination to treat man as a natural phenomenon marks an important advance over the reformers of the 18th century and the Revolution. Doctrine, erroneous, consequences, falsified. डॉक्ट्राइन नज़रिया erroneous गलत, consequences नतीजा, falsify छुटलाना, inferred नतीजा निकालना. Let's translate it. एक और मिसाल के तौर पर हम मैल्थ्यूज़ का नज़रिया आबादी ले सकते हैं. मैल्थ्यूज़ जो है ना, आपके पास एक क्लैरिक था, एक स्कॉलर था, जिसने पॉलिटिकल इकोनॉमी और डेमोग्राफी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, बुक भी लिखी थी. और उसी के नज़रिए से जो है बहुत सारे और लोगों ने बहुत कुछ डिस्कवर किया. लाइक जो डार्विन था, उसने भी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है वो इसी से मुतासर होकर लिखी थी. अभी इसके नज़रिए के बारे में डिस्कशन की जा रही है कि गो के इसका नज़रिया बाद में उस तरह फुलफ़िल नहीं हो पाया, उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इसका जो मेथडोलॉजी थी वो बहुत इंप्रेसिव. तो इस बात पे ऑथर अब यहाँ पे जोर देगा. एक और मिसाल के तौर पर हम मैल्थस या मैल्थ्यूज़ का नज़रिया आबादी ले सकते हैं. ये मिसाल इस हकीकत के पेश नज़र और भी बेहतर रहेगी कि अब इसके असल नज़रिए को खासी हद तक गलत जाना जाता है, यानी अब एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है, लेकिन इसके नताइज काबिल कदर नहीं हैं. काबिल कदर इसकी तहकीक का मिजाज और तरीक़ाकार है. ठीक है, यानी टेम्पर एंड मेथड ऑफ हिज इंक्वायरी, ये असल चीज़ जो है ये आपके पास काबिल कदर है. बेशक उसके नतीजे जो भी गलत निकले या वट एवर निकले. ठीक है, जैसा कि हर कोई जानता है, डार्विन की फितरी चुनाव या नेचुरल सिलेक्शन के नज़रिए, आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो होपफुली आपको डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड ऑल दैट क्लियर होगा. ठीक है, नहीं तो गूगल अंकल तो हैं, आप गूगल कर सकते हैं. एनीवेज, हम आगे चलते हैं जी. डार्विन की फितरी चुनाव के नज़रिए का एक अहम हिस्सा मैल्थ्यूज़ की बदौलत ही तश्कील पा सका, और ये इसीलिए मुमकिन हो सका क्योंकि मैल्थ्यूज़ का नुक्ता नज़र हकीकी तौर पर साइंसी था. ठीक है, यानी उसकी मेथडोलॉजी ठीक थी. इसी वजह से उसकी मेथडोलॉजी में से एक पार्ट जो है ना डार्विन ने उठा लिया और अपना एक प्रॉपर रिसर्च उसने पेश की. इसकी असल खूबी इस बात में है कि इसने इंसान को तारीफ़ के काबिल या इल्ज़ाम का मोरद नहीं बल्कि फ़ितरत का एक हिस्सा समझा. हम लोग क्या करते हैं, या तो तारीफ़ करके उसकी बिल्कुल ही देवता बना देते हैं इंसान को, या फिर उसकी तनकीद कर करके उसको बिल्कुल ही इल्ज़ाम दे दे के उसका बड़ा गलत कर देते हैं. हम उसको एक नेचुरल फिनोमेना के तौर पर नहीं लेते. लेकिन मैल्थ्यूज़ ने इंसान को ना बहुत ही तारीफ़ के काबिल समझा कि इंसान की तारीफ़ ही होनी चाहिए, ना ही इल्ज़ाम का पुतला, यानी कि हर वक्त इल्ज़ाम ही लगाते रहो उस पर, ऐसा नहीं समझा, बल्कि उसको नेचुरल का एक फितरत का हिस्सा समझा. एक ऐसी शय समझा जिसके किरदारी रवैये से कुछ नताइज निकल रहे हैं, यानी जिसके आपके पास एक उसका एक किरदार है. ठीक है, जिसके ऊपर जिसके बिहेवियर से, जिसके करैक्टरिस्टिक से कुछ ना कुछ नताइज अखज़ हो रहे हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकल रहे हैं. ठीक है जी. अगर रवैया बिल्कुल वो नहीं है जो कि मैल्थ्यूज़ ने आपके पास हमें बताया है, और नताइज भी बिल्कुल वो नहीं हैं जो उसने निकाले थे, यानी जो उसने कहा था, जो उसने इन्फर किया था कि ऐसे ऐसे होगा, बिल्कुल वैसा नहीं नताइज निकले हैं. ठीक है, इसके नताइज तो गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन जो इसका तरीक़ाकार था, ठीक है, यानी कि जो इसकी मेथडोलॉजी थी, उसकी कदर व कीमत को नुकसान नहीं पहुंच सकता. यानी राइटर यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगरचे उसका तरीक़ाकार ठीक था, लेकिन उसका नज़रिया जो है ना वो गलत था, लेकिन बेशक गलत हो, लेकिन उसका तरीक़ाकार ठीक था. अच्छा जी, अब आगे देखते हैं वो एतराज़ात जो इस वक्त किए गए थे जब इसका नज़रिया बना था. ठीक है, नया नया बना था. ये कि ये खौफनाक और मायूस कुन है, और ये कि लोगों को इस तरह अमल नहीं करना चाहिए जिस तरह से कि वो कहता है कि लोग करते हैं, वगैरह वगैरह.
तमाम के तमाम ऐसे थे जिनसे जहन का गैर साइंसी रवैया वाज़ेह होता था या उसकी तशरीह होती थी लोगों के इस तरह कहने से, ठीक है। और इन तमाम एतराज़ात के बावजूद इनका इंसान को एक फ़ितरी वाक़ई को समझने का पुरसकून जो इरादा था वो 18वीं सदी के मुस्लिमीन और इनकलाब के बाद एक अहम तरक्की का कदम था। यानी इनका जो एटीट्यूड था टूवर्ड्स ह्यूमन एज एंटिटी ऑफ द नेचर, वो जो है वो एक आप समझ लें कि आप 18वीं सदी के मुस्लिमीन और इनकलाब जो आया था उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फिनोमेना था तो वो मैथ्यूज़ का इंसान को नेचुरल एंटिटी और फिनोमेना के तौर पे कैरी करना था, लेना था, ठीक है। बेशक उसके नज़रियात पे जो भी अल्फाज उठाए गए हैं, कुछ मीनिंग्स देख लीजिए बेटे। यहाँ पर हॉरेबल डिटर्मिनेशन फिनोमेनन एंड रिफॉर्मर्स, हॉरेबल खौफनाक डिटर्मिनेशन इरादा फिनोमेनन, कभी वाक़या जो होता है वो वज़ीर रिफॉर्मर्स मुस्लिह जो इस्लाह करने वाले हैं। Under the influence of Darwinism, the scientific attitude towards man has now become fairly common and is to some people quite natural, though to most it is still a difficult and artificial intellectual contortion. There is, however, one study which is as yet almost wholly untouched by the scientific spirit. I mean the study of philosophy. Philosophers and the public imagine that the scientific spirit must pervade pages that bristle with allusions to ions, germplasms, and the eyes of shellfish. But as the devil can quote scripture, so the philosopher can quote science. The scientific spirit is not an affair of quotation of externally acquired information any more than manners are an affair of the etiquette book. The scientific attitude of mind involves a sweeping away of all other desires in the interests of the desire to know. It involves suppression of hopes and fears, love and hates, and the whole subjective emotional life until we become subdued to the material, able to see it frankly without preconceptions, without bias, without any wish except to see it as it is, and without any belief that what it is must by some relation, positive or negative, to what we should like it to be, or to what we can easily imagine it to be. तो कुछ मुश्किल वर्ड्स मुझे आप वो नोट कर लीजिए। कंटोशन, परवेट, ब्रिसल, allusion, devil, scripture, etiquette, subdued, preconceptions and bias. Contortion मीन मरोड़, किसी चीज़ को ट्विस्ट करना, बेंडिंग, ठीक है। परवेड, नफूस करना, इनफिल्ट्रेट करना, पेनिट्रेट करना, डिफ्यूज़ करना। ब्रिसल, भर जाना या सख्त होना, स्टिफ, कोई चीज़ भर जाए तो स्टिफ, सख्त हो जाना। एल्यूजन का मतलब होता है हिंट, इंटीमेशन, टू एल्यूड समवन, इशारा देना। डेवल, शैतान, बुराई के मानों में। और स्क्रिप्चर मीन सहीफ़ा, यानी कि जो आसमानी किताब जो नाजिल हुई हैं पहले, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली बाइबल का जिक्र है। इसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज़ एटिकेट, आदाब, आदाब जो होते हैं मैनर्स। सबड्यूड, ये दबाव में आना। प्री कॉन्सेप्शन, सोचा समझा नज़रिया जो पहले से प्री कंसीव्ड होता है। एंड बायस मीन तासुब। डार्विन के असरात के तहत इंसान के बारे में साइंसी रवैया अब बहुत आम हो गया है और कुछ लोगों के लिए तो ये बिल्कुल फितरी है, अगरचे अक्सर लोगों के लिए ये अब भी एक मुश्किल और मसनूई दानिशवराना शोबदेबाजी है। ताहम एक इल्म ऐसा है जिसे अभी तक साइंसी रूह ने बिल्कुल भी तो नहीं छुआ। मेरा मतलब फ़लसफ़े के इल्म से है। फ़लसफ़ी और आम लोग फ़लसफ़े के बारे में आम लोगों का जो तसव्वुर होता है, अवामुन्नास ये तसव्वुर करते हैं कि साइंसी रूह सिर्फ ऐसे सफ़ात पर बिखरी होती है जिसमें आयन, जरासीमी प्लाज्म और घूंगे मछलियों की आँखों का जिक्र हो। लेकिन जैसे शैतान भी इंजील का हवाला दे सकता है, वैसे ही फ़लसफ़ी भी साइंस का हवाला दे सकता है। साइंसी रूह सिर्फ बैरूनी तौर पर हासिलशुदा मालूमात का मामला नहीं, बल्कि इसी तरह जैसे अतवार सिर्फ किसी अतवार की किताब का मुताला नहीं होते, जहन की साइंसी
जहन का साइंसी रवैया तो जानने की ख्वाहिश के सैलाब में दीगर ख्वाहिशात को बहा ले जाता है। ये उम्मीदों और खौफ को, मोहब्बतों और नफ़रतों को और तमाम जो फ़ाइली ज़िंदगी है उसको दबा देता है, यहाँ तक कि हम मादे चीज़ के सामने सर झुका देते हैं, इसको खुले दिल से देखने के काबिल हो जाते हैं, पहले से जमे हुए तसव्वुरात के बगैर, किसी तासुब के बगैर, किसी और ख्वाहिश के बगैर, सिवाय इस ख्वाहिश के कि इसको इस तरह देखें जैसे कि ये सचमुच है, और बगैर किसी ऐसे एतक़ाद के या अक़ीदे के कि जो कुछ ये है इसे किसी भी मस्बत या मनफी ताल्लुक़ के ज़रिए वैसा होना चाहिए जैसा कि हम इसे देखना पसंद करते हैं या देखना चाहते हैं, या जैसा इसका होना हम बआसानी तसव्वुर कर सकते हैं। अब इस पैराग्राफ के अंदर बेटे, चूँकि मैंने शुरू में डिस्कस भी किया था कि हमारे जो ऑथर हैं वो एक फ़िलासफ़र भी हैं, तो वो फ़लसफ़े के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। वो बताते हैं कि जिस तरह डार्विन की थ्योरी पेश की गई थी, उसका ज़हनी जो नज़रिया था साइंस के बारे में, वो बहुत आम हो गया। अब तकरीबन ज़्यादातर लोग कॉमनली इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ये नेचुरल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी भी साइंसी नज़रिया रखना और साइंसी जहन साजी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि दानिशवराना शोबदेबाजी, यानी ऐसे ही, यानी कि अपनी दानिशवरी झाड़ रहे हैं हम पे, और बस ऐसे ही इम्प्रैक्टिकल बात लगती है कुछ लोगों को, वो इसको शोबदेबाजी कंसिडर करते हैं। लेकिन एक इल्म ऐसा है अभी तक जिसको अभी तक साइंसी नज़रिए ने टच नहीं किया उसको, वो अब ये कहता है कि फ़लसफ़ा। अब वो बता रहा है कि जो फ़लसफ़ा है और आम लोग जो है फ़लसफ़ी और आम लोग ये तसव्वुर करते हैं कि साइंस जो है सिर्फ सफ़ात पे बिखरी हुई है। आपने साइंस की किताब खोली तो बस साइंस, आपने अपना साइंटिफिक माइंड तभी आपने रखना है, नॉर्मल ज़िंदगी में अपना साइंटिफिक माइंड नहीं रखना। यहाँ पर मैं रुकूंगी थोड़ी देर और आपको सोचने को कहूँगी कि आप खुद अपने बारे में सोचिए, क्या आप भी यही सोच रखते हैं? क्या हमारे इर्द गिर्द की जो ज़िंदगी है, हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, वो यही सोच नहीं रखते? अगर हम उनसे हमको इस तरह की बात करें तो वो ये नहीं कहते ओ ये तो किताबी बात है। ऐसा है कि नहीं है? इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर आगे चलते हैं। फ़लसफ़ी और आम लोग यही तसव्वुर करते हैं कि साइंसी रूह या साइंटिफिक जो थिंकिंग है वो सिर्फ किताब या बुक्स तक या इन चीज़ों तक ही मुश्तमिल है, जिसमें आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आयंस के बारे में पढ़ लेंगे, या आप बैक्टीरिया के बारे में, प्लाज्म्स के बारे में पढ़ लेंगे, जर्म प्लाज्म वगैरह के बारे में, या आप ज़ूलॉजी पढ़ लेंगे तो घोंघे और मछलियों वगैरह की आँखों का जिक्र पढ़ लेंगे। अच्छा जी, ये जिस तरह ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स को बेहतर पता है कि जिस तरह हम उनको पढ़ाती हूँ तो उसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे होते हैं एनिमल्स के, तो बस बता रहे हैं कि बस उन्हीं चीज़ों तक ही साइंस को महदूद रखें, लोगों का यही तसव्वुर है। लेकिन यहाँ पे अब आगे वो बड़े मज़े की बात कर रहे हैं कि जैसे शैतान भी इंजील का हवाला दे सकता है, यानी शैतान अब देखें है तो वो बुराई का एक मंबा है, ठीक है, और किताब हिदायत जो इंजील, ज़बूर या कुरान मजीद जो नाज़िल की गई है वो तो अल्लाह ताला का इल्म है, ठीक है, अल्लाह ताला का कलाम है जो हिदायत के लिए, शैतान से दूर रहने के लिए। लेकिन यहाँ पे शैतान भी लोगों को बुराई के रूप में हो, बेशक जैसे भी हो, बहकाने के लिए, लेकिन वो भी हवाला दे सकता है इंजील का, यानी कोई भी हवाला दे सकता है। तो सेम लाइक दैट यहाँ पर है कि ऐसे ही फ़लसफ़ी भी, अब उसने यहाँ पे फ़लसफ़ी और शैतान को थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश की है, जस्ट एक आप समझ लें एक सीरियस हवाले से जिस तरह एग्जांपल्स दी है तो ये फ़न का पहलू बीच में आ जाता है। एनीवेज, तो उसने कहा है कि बिल्कुल वैसे ही फ़लसफ़ी भी जो है ना साइंस का हवाला दे सकता है, यानी ऊपर ऊपर से हवाला देगा, अंदर से वो उस पर यकीन नहीं रखता होगा। जैसे शैतान अगर किसी बाइबल का या इंजील का या कुरान का या कोई भी हवाला देता है तो शैतान उस पर बिलीव तो नहीं रखेगा ना, या शैतान उस पर ईमान तो नहीं लाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे वो ये बता रहा है कि फ़लसफ़ी भी ऐसी साइंस का हवाला दे सकता है, और साइंस की रूह को सिर्फ बैरूनी तौर पे हम नहीं कह सकते कि जो बैरूनी मालूमात है कि अच्छा मैंने साइंस का हवाला दे दिया, फ़लाँ एक्सपेरिमेंट का हवाला दे दिया, या मैं अपनी बातों में हमेशा साइंस का जिक्र करती हूँ तो हो सकता है मेरा जहन भी साइंसी हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे फ़लसफ़ी भी एग्जांपल आपको दे सकता है साइंसी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसका जहन साइंसी हो। और आगे यही कह रहा है ऑथर के साइंसी रूह जो है वो सिर्फ बैरूनी तौर पे हासिलशुदा मालूमात, फैक्ट्स एंड फिगर्स का नाम नहीं है। जैसे बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आप कोई एटिकेट्स की बुक पढ़ लें जिसमें आपको मैनर्स सिखाए जाएँ, और आप वो किताब जैसे ही बंद करें तो आपके अंदर कोई मैनर्स ना हो, ना खाने के, ना पीने के, ना बात करने के, ना उठने के, तो ये दो अलग चीज़ें हैं। अमली तौर पे आप क्या करते हैं और आप बुकिश नॉलेज में क्या करें, ये दो अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि साइंसी रवैया जो है आपके पास वो सिर्फ मालूमात का हुसूल नहीं है या फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करना नहीं है। यहाँ पर जहन का साइंसी रवैया क्या है, वो बड़े मज़े की और इंटरेस्टिंग लाइन है। अब देखिए, जहन का साइंसी रवैया तो जानने की ख्वाहिश के सैलाब में दीगर ख्वाहिशों को बहा ले जाता है। बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग बात यहाँ की है इन्होंने, यानी इसका मतलब क्या ठहरा है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो उस जानने की ख्वाहिश में आपकी बाकी ख्वाहिशात बह जाएंगी, यानी कि जैसे आप चाहते हैं कि मुझे ऐसा नज़र आए
सूरज मुझे मगरिब से निकलता हुआ नजर आए, आप ये जानना चाहते हैं सूरज कहाँ से निकलता है, लेकिन आपकी ख्वाहिश क्या है कि वो मगरिब से निकलता हो। आप ज़बरदस्ती कहें हाँ सूरज मगरिब से निकला है, ठीक है, या आपकी कोशिश ये हो कि नहीं नहीं ये जो मशरिक है ये एक्चुअली मगरिब है, आप उस बात पे मुसर हो जाएं, डट जाएं। तो बिल्कुल यहाँ पे एग्जांपल वही बता रही हूँ कि सूरज मशरिक से निकलता है तो उसको आप मशरिक से निकलना एक्सेप्ट करें, बेशक आपको बुरा ही क्यों ना लगता हो। तो कुछ जानना जो है उसमें अपनी ख्वाहिशात को साइड वाइज कर देना ही साइंसी रूह का असल है, की बुनियाद है। तो यहाँ पे बता रहे आगे राइटर कि ये जो आपके पास जानना है ये आपको उम्मीदों, खौफ, मोहब्बतों, नफ़रतों और तमाम जो आपकी ख्वाहिशात है उसको दबा देता है। यानी ये सारी चीज़ें साइड पे रखें और सिर्फ साइंस को आप देखें। यहाँ तक कि हम मादे के सामने सर झुका देते हैं। मादा यानी जो इर्द गिर्द के जो मैटर है वो तो अपने कुदरत के कानून के मुताबिक चलता है ना, उसकी खुशी तो नहीं होती, ठीक है। अब सॉलिड गैस या जो आपके पास लिक्विड है उसके अपने रूल्स हैं प्रॉपर, ठीक है, वो अपनी ख्वाहिश नहीं कि खुशी से चल रहा है या बुराई से चल रहा है, अल्लाह ताला ने उसको जिस कानून का पाबंद बनाया वो उन्हीं के अकॉर्डिंगली चल रहा है। तो सेम लाइक दैट कि हम फिर मैटर के सामने सर झुका देते हैं और इसको खुले दिल से देखने के काबिल हो जाते हैं। यानी हम ये नहीं चाहते कि सूरज मगरिब से निकले, या हम ये नहीं चाहते सूरज शुमाल से निकलना चाहिए, नहीं जनूब से निकलना चाहिए क्योंकि जनूब में मुझे पसंद है, या सूरज ज़मीन से आसमान से निकल रहा है, ज़मीन से निकल, मतलब ये है कि हमारी ख्वाहिशात की ये चीज़ ताबे नहीं होती है। और पहले से जमे हुए तस्वुरात के बगैर, यानी कि हमारा जो हमें बचपन से जिस तरह देखिए हमें बहुत सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट बता दिए जाते हैं, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ वैसे है, तो हमारे कॉन्सेप्ट पहले से डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले से जमे हुए तस्वुरात के बगैर हमें बगैर किसी तासुब के देखना चाहिए, बगैर किसी ख्वाहिश के, स्वाय इस ख्वाहिश को कि इसको इस तरह देखें जैसे ये सचमुच है। यानी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश हम कर सकते हैं कि जिस तरीके से ये रियलिटी में ये चीज़ है, ये वाक़या है, हमें वैसा ही नज़र आ जाए। ये ख्वाहिश तो जायज़ है लेकिन बाकी और कोई ख्वाहिश करना जायज़ नहीं है साइंसी नुक्ता नज़र के हवाले से। और बगैर किसी ऐसे एतकाद के जो कुछ ये है इसे किसी भी मस्बत या मनफी ताल्लुक़ के ज़रिए वैसा ही होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल ये भी ठीक नहीं है। ये जैसे हम इसे देखना पसंद करते हैं, ये जैसा इसका होना हम बआसानी तसव्वुर कर सकते हैं कि ओहो मुझे तो ये समझ ही नहीं आया, लेकिन हम अक्सर ऐसा करते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल इस चैप्टर को शुरू जब हमने किया था, अब तो खैर चैप्टर काफ़ी आसान होता गया एंड की तरफ आके, लेकिन शुरू में दरमियान में बहुत सी जगहों पे चैप्टर फंस जाता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हमारे कल्चर के हवाले से वो साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करते, और हम जिसे कहते हैं ना, पंजाबी का वर्ड सॉरी यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगी, जुल्लो जुल वाला काम करते हैं, यानी काम चलाने वाला काम करते हैं। इससे पंजाबी में कहते हैं थुक तिगड़ी लगाना, वो वाला काम करते हैं। यानी कि हम उस चीज़ को वैसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे आसानी से हम समझ सकें। अब राइटर देखिए उसका माइंड जिस लेवल के ऊपर है वो अपने लेवल के अकॉर्डिंगली बात करेगा, हमें उस चीज़ को बिल्कुल वैसे समझने के लिए उस लेवल पे जाना पड़ेगा, लेकिन हम उसको अपने लेवल के मुताबिक अपनी आसानी से समझ लेते हैं। बहुत सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को भी हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं दुनिया में जो कि जिस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है या जिस रियलिटी को जिस तरीके से एक्सप्रेस किया गया वो उसको बिल्कुल वैसे ही उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी जो समझाने वाले लोग भी हैं वो भी जिस पॉइंट ऑफ व्यू को मान लेते हैं या जिसके अकॉर्डिंगली जिसको बेहतर समझते हैं वो उसी को बच्चों के दिमाग में ठूंसना चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है, और कभी भी ओपन एंडेड बात नहीं करेंगे वो, मतलब अपने ऊपर ही उस चीज़ को लेके आएंगे कि माइट इज़ राइट, ये कॉन्सेप्ट ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को एटलीस्ट ज़िंदगी के अंदर चीज़ों को अनबायस्ड होकर देखना चाहिए, और न सिर्फ साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कॉन्सेप्ट को, बल्कि आप लोगों को हर चीज़ के मामले में खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने दीन के मामले में, अपने इर्द गिर्द के मामलात, अपने रिश्तों के मामले में, ठीक है, उठने बैठने में, हर चीज़ में, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए आप लोगों को, और खुले दिल से एक्सेप्ट फैक्ट्स एंड फिगर के अकॉर्डिंगली अनबायस्ड होना चाहिए। यही चीज़ हमारे दीन ने भी हमें सिखाई है। नबी पाक ने फरमाया है कि जो चीज़ आपको अच्छी चीज़, जो सही बात लग रही है वो कहीं से भी मिले ले लो, ये मत देखो कि किस नस्ल का, किस रंग का, किस कौमियत का, कौन सा बंदा ये बात कर रहा है, जहाँ से भी मिले आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। यही अक्लमंदी और यही दानिशमंदी है। एनीवेज, अब हम चलते हैं मेरे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। Now in philosophy this attitude of mind has not as yet been achieved. A certain self-absorption, not personal but human, has marked almost all attempts to conceive the universe as a whole. Mind, or some aspect of it, thought or will or sentience, has been regarded as the pattern after which the universe is to be conceived, for no better reason at bottom than that such a universe would be seen strange and would give us the cozy feeling that every place is like home. To conceive the universe as essentially progressive or essentially deteriorating
for example, is to give to our hopes and fears a cosmic importance which may, of course, be justified, but which we have as yet no reason to suppose justified. Until we have learned to think of it in ethically neutral terms, we have not arrived at a scientific attitude in philosophy, and until we have arrived at such an attitude, it is hardly to be hoped that philosophy will achieve any solid results. कुछ words देख लीजिए बेटे. Self absorption, deteriorating, cosmic, ethically neutral. Self absorption in हिमाक, डिटोरिएटिंग जवाल में आना यानी डिटोरिएट करना, कॉस्मिक आलमी, एथिकली अखलाकी, न्यूट्रल गैर जानिबदार. अब फ़लसफ़े में ये जहनी रवैया अभी तक हासिल नहीं किया जा सकता है, यानी साइंटिफिक रवैये की बात की जा रही है. कायनात को बहसीयत मजमूई देखने की कोशिशों का खासा एक ख़ास इन्हमाक या ज़ाती इंतज़ाब रहा है, यानी कि इन्हमाक का बाइस रहा है. ठीक है, जो शख्सी नहीं है बल्कि इंसानी होता है. यानी कायनात को बहसीयत मजमूई देखने का जो एक एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे शख्सी नहीं है बल्कि इंसानी है. जहन और इसके किसी ख़ास पहलू को, जिसे फ़िक्र कह लें या खुददारी कह लें, खुद इरादी कह लें या आगही कह लें, वो नमूना समझा गया है जिसके मुताबिक कायनात का तसव्वुर किया जाए. और इस बात का सिवाय इसके और कोई भी तो सबब नहीं कि ऐसी कायनात बस हमें अजनबी नहीं लगेगी और ये नरम गरम एहसास हमें देती रहेगी कि हर जगह घर की मानंद है. मिसाल के तौर पर कायनात को बुनियादी तौर पर तरक्की की जानिब या तनज़्ज़ुल की जानिब महव सफ़र तसव्वुर करना हमारी उम्मीदों और खौफ को एक कायनाती अहमियत देने के मुतरादिफ है, जो हो सकता है कि दुरुस्त हो, लेकिन जिसके दुरुस्त होने का अभी तक हमारे पास कोई सबब नहीं है. जब तक हम कायनात के बारे में इखलाकी तौर पर गैर जानिबदाराना इस्तिलाहात में तफक्कुर करना नहीं सीख जाते, हम फ़लसफ़े में साइंसी रवैये तक नहीं पहुंच सकते. और जब तक हम इस रवैये को हासिल ना कर लें तो ये तवक्को करना बहुत मुश्किल है कि फ़लसफ़ा कोई ख़ास ठोस नताइज हासिल करेगा. अब ये ख़ुद फ़िलासफ़र हैं, ठीक है, एक फ़िलासफ़र ये बात कह रहा है, आखिरी लाइन क्या बता रहे हैं कि आपके पास ये मुश्किल है कि जब तक हम इस साइंसी रवैये को फ़लसफ़े के साथ मर्ज ना कर दें तो ये बात मुश्किल है कि हम तवक्को करें कि फ़लसफ़ा कोई ख़ास ठोस सॉलिड नताइज हमें देगा. ठीक है, यानी फ़लसफ़ा हमें कोई ठोस सॉलिड नताइज नहीं दे सकता जैसे कि साइंस देती है. और इसकी रीज़न भी हमें बताई है उसने कि आपके पास फ़लसफ़े के अंदर एक जिसे आप कह सकते हैं कि इंसानी जो होता है, समझ लें आप क्या कह सकते हैं उसको, कोशिशों का एक जो खासा है वो इंसानी होता है. ये समझने, कायनात को समझने का जो एक लेवल है वो इंसानी लेवल पे है. यहाँ पे बेटे एक और वर्ड देख लीजिए, सेंशंस, और जिसको आप खुद आगाही कह सकते हैं, यानी कि फ़ील करना किसी चीज़ को, महसूसात जो होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं जहन और किसी ख़ास पहलू को या तो फ़िक्र हो जाए, ठीक है, आपके पास, या वो खुद इरादी हो जाए या आगही हो जाए, वो नमूना समझ लिया गया है जिसके मुताबिक कायनात का तसव्वुर किया जाए. ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये ऐसी चीज़ नहीं है और इस बात का सवाए इसके और कोई भी तो सबब नहीं कि ऐसी कायनात बस हमें अजनबी नहीं लगेगी. यानी ऐसा समझना, इसको इस तौर पे देखना, उसका मकसद ये है कि हमें यही होगा, कायनात हमें अजनबी नहीं लगेगी, हमें ये एहसास दिलाती रहेगी कि हमारे घर की तरह है. ठीक है, और मिसाल के तौर पे कायनात को बुनियादी तौर पर तरक्की की जानिब, तनज़्ज़ुल की जानिब महव सफ़र तसव्वुर करना हमारी उम्मीदों और खौफ को जो है ना अहमियत देने के मुतरादिफ हो सकता है कि हमारे खौफ और उम्मीदों के मुताबिक हमें लग रहा होगा कि ये तनज़्ज़ुली कार्य है, मतलब हम उसको किसी पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं ना. ठीक है, हम उसको अपने माइंड के हिसाब से डील कर रहे हैं, उस माइंड के हिसाब से. हो सकता है आपके लिए जो तरक्की हो वो दूसरे के लिए तनज़्ज़ुली हो, या आपके लिए तनज़्ज़ुली हो दूसरे के लिए तरक्की हो. ठीक है, तो वो हमारी इर्द गिर्द हमारी उम्मीद और खौफ से लिपटी हुई है ये चीज़. ठीक है, और हो सकता है वो दुरुस्त भी हो, लेकिन लाजमी नहीं है कि इसका दुरुस्त या ना दुरुस्त होना, उसका कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है हमारे पास. तो हम फ़लसफ़े में आर्ग्यू नहीं कर सकते इस तरह की चीज़. ठीक है, जबकि साइंस सॉलिड बातें करती है.
जबकि हम कायनात के बारे में अखलाकी तौर पर कोई गैर जानिबदाराना इस्तिलाहात में फ़िक्र करना नहीं सीख सकते, यानी इसके बारे में हम सोच नहीं सकते। हम जानिबदारी वाली बात ही करते हैं कि सोसाइटी में ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसका कौन सा पहलू ऐसा है, कौन सा नहीं है। तो हमारे पास प्री कंसीव नोशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको जांच रहे होते हैं। तो फ़लसफ़े में ये सारी चीज़ें प्री कंसीव्ड ही होती हैं, या वन वे और द अदर वो लिंक्ड होती हैं इंसानी जज्बात और रवाबित और सोच के साथ, ठीक है, कि पर्टिकुलरली वो एक फ़िक्र रखता है, ठीक है। फ़िक्र की जो बेस है वो उसके पीछे फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर, और ये कह रहे हैं जब तक साइंसी फ़िक्र फ़लसफ़े में नहीं आएगी तो फ़लसफ़ा हमें कोई सॉलिड, कोई ठोस नताइज नहीं दे पाएगा। I have spoken so far largely of the negative aspect of the scientific spirit, but it is from the positive aspect that its value is derived. The instinct of constructiveness, which is one of the chief incentives to artistic creation, can find in scientific systems a satisfaction more massive than any epic poem. Disinterested curiosity, which is the source of almost all intellectual effort, find with astonished delight that science can unveil secrets which might well have seemed forever undiscoverable. The desire for a larger life and wider interests, for an escape from private circumstances, and even from the whole recurring human cycle of birth and death, is fulfilled by impersonal cosmic outlook of science as by nothing else. To all these must be added, as contributing to the happiness of the man of science, the admiration of splendid achievement and the consciousness of inestimable utility to the human race. A life devoted to science is therefore a happy life, and its happiness is derived from the very best sources that are open to dwellers on this troubled and passionate planet. कुछ मीनिंग देख लीजिए बेटे। इंसेंटिव्स, मैसिव, एपिक, डिसइंटरेस्टेड, क्यूरोसिटी, रिकरिंग, impersonal, inestimable, dwellers, passionate. Incentives मुहर्रिक, massive वसी, epic शहनामा, disinterested बेलाग, curiosity तजस्सुस, recurring दोबारा वाक़ होना, impersonal गैर जानिबदार, inestimable अनमोल जिसको मापा ना जा सके, dwellers रिहायशी, passionate जज्बाती। मैंने अब तक ज़्यादातर साइंसी रूह के मनफी पहलू के बारे में बात की है, लेकिन इसकी अहमियत का सरचश्मा इसका मस्बत पहलू है। तामीर की जिबिल्लत, जो फ़नकाराना तख्लीक के अहम महरक़ात में से एक है, साइंसी निज़ामों में एक रज़मिया नज़्म की बिनिस्बत कहीं ज़्यादा इत्मीनान पा सकती है। बग़ैर दिलचस्पी के तजस्सुस, जो तकरीबन तमाम दानिशवराना कोशिशों का सरचश्मा होता है, तहय्युर आमेज़ खुशी से ये आगही हासिल करता है कि साइंस इन राज़ों से पर्दा उठा सकती है जो हमेशा नाकाबिल दरियाफ़्त समझे जाते रहे हैं। एक वसी तर ज़िंदगी और वसी तर दिलचस्पियों की ख्वाहिश, ज़ाती ज़िंदगी से भाग निकलने की ख्वाहिश, हत्ता कि मुकम्मल इंसानी मौत व हयात के बारे में दोहराए जाने वाले दायरे से निकलने की ख्वाहिश की तकमील जैसी साइंस के गैर ज़ाती कायनाती नज़रिए से ही होती है। इतनी और किसी शय से भी नहीं होती। इन सब चीज़ों के साथ साथ साइंस से वाबस्ता लोगों की मुसर्रत में शानदार हुसूल की तारीफ़ और नस्ल इंसानी के लिए बेशबहा अफादियत का शऊर मज़ीद इजाफ़ा करता है। चुनांचे साइंस के लिए वक्फ़ की गई ज़िंदगी एक पुरमुसर्रत ज़िंदगी है, और इसकी मुसरत का सरचश्मा इन बेहतरीन मुनाबे से फूटता है जो इस मुसीबत ज़दा जज्बाती सयारे के बाशिंदों के लिए खुले हैं। तो ये तो बेटे इसकी ट्रांसलेशन है। व्हाट अबाउट इसकी एक्सप्लेनेशन, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। अब जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें ये सारी बातों को सम अप करते हुए ऑथर कहता है कि अभी तक जो है ना साइंस का बता रहा है कि साइंस की रूह के मनफी पहलू के बारे में बात की गई है, लेकिन
इसकी अहमियत का जो अंदाज़ा है, जो सही मतलब है, वो इसके मस्बूत पहलू हैं, ठीक है। और जैसे बता रहे हैं कि तामीर की जो जिबिलत है या तामीर करने की जो एक इंस्टिंक्ट होती है इंसान की, कंस्ट्रक्टिवनेस की, वो आपके पास फ़नकाराना सलाहियतों को उजागर करती है। आर्टिस्टिक तख्लीक के अहम मुहर्रिकात में से एक है। लेकिन साइंसी निज़ामों के बारे में जानना एक एपिक पोएम को पढ़ने से कहीं ज़्यादा आपको सुकून दे सकता है। और इसके अलावा नेक्स्ट आगे बता रहे हैं कि बग़ैर दिलचस्पी के जो तजस्सुस होता है, यानी कि आप साइड पे कर दें अपनी दिलचस्पी को, और कि वही जो मैंने पिछले पैराग्राफ में बातें डिस्कस की हैं कि आपकी मर्ज़ी, आपकी ख्वाहिश से हट के आप चीज़ों को जानें, तो उसके बारे में यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया, डिसइंटरेस्टेड क्यूरोसिटी, ठीक है। और जो तकरीबन तमाम दानिशवराना इंटेलेक्चुअली ये ज़रूरी है, यानी इंटेलेक्चुअली जो कोशिश की जाती है उसमें ये कोशिश की जाती है कि अपनी दिलचस्पी से हट के जो है ना चीज़ों को जांचा जाए। तो ये आप चीज़ देख लें कि ये आपको साइंस में मिलेगी। और एक आपको एक हैरानगी की हद तक जो है ना खुशी और आगाही मिलेगी किससे? साइंस से, क्योंकि साइंस इन राज़ों पे से पर्दा उठा सकती है जो कि हमेशा से हम समझते हैं कि शायद ये डिस्कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन साइंस अपने तरीक़ाकार से रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता उन राज़ों से भी पर्दा उठाने की अहलियत रखती है। और एक वसी तर ज़िंदगी और वसी तर दिलचस्पियों की जो ख्वाहिश होती है, या ज़ाती हालात से भाग निकलने की जो ख्वाहिश होती है, हत्ता कि इंसान की ज़िंदगी का और मौत का जो एक साइकिल चल रहा होता है रिपीटेडली बार बार, इस दायरे से निकलने की जो ख्वाहिश होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पास साइंस की जो गैर ज़ाती कायनाती नज़रिया है उससे फुलफ़िल होती दिखाई देती हैं। इतनी और किसी शय से भी नहीं होती जितनी साइंस के नज़रिए से हो पाती हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ जो है साइंस से वाबस्ता लोगों को फिर खुशी भी मिलती है। चुनांचे यहाँ पे ऑथर लास्ट में कहते हैं कि साइंस के लिए वक्फ़ की गई ज़िंदगी जो है ना हकीकत में एक पुरमसरत ज़िंदगी है, खुशी की ज़िंदगी है, क्योंकि इंसान के अपने जज्बात तो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है ना वो पास्ट के बारे में गाने गुनगा रहा है और ना वो हाल को बुरा कह रहा है, तो उसमें गम की तो कोई बात है ही नहीं, चिड़चिड़ा भी वो नहीं है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी दुनिया को नहीं चला रहा, तो फिर उसकी ज़िंदगी में खुशी खुशी है। तो साइंस का नज़रिया रखने वाला या साइंस के अंदर साइंस के लिए वक्त की गई जो ज़िंदगी है वो कोई मुसरत ज़िंदगी है। और इसकी जो मुसरत का जो सरचश्मा है कि कहाँ से ये खुशी मिलती है, कहाँ से ये मुसरत हासिल होती है, वो जो है आपके पास वो बेस्ट, वो बेहतरीन सोतों से फूटती है जो कि इस कायनात में जो रहने वाले, कायनात तो नहीं, प्लैनेट यानी अर्थ पे रहने वाले जो लोग हैं, जज्बाती कौम है, ठीक है, हम सारे लोग जज्बात रखते हैं, ठीक है, तो वो वाली ज़िंदगी जो साइंस को डिवोशन दी गई है वो एक हैप्पी लाइफ है। और ये हैप्पी लाइफ जो है ना वो उन सोर्सेज से आपके पास फूटती है कि जो सोर्सेज जज्बाती इंसानों के लिए हमेशा खुले हैं, कि कोई भी आए और साइंटिफिक थिंकिंग के अकॉर्डिंगली अपनी ज़िंदगी को गुजारे और खुशी हासिल कर ले। तो बेसिकली इस चैप्टर को एंड जो हमारे पास ऑथर ने किया है वो इस बात पर किया है कि अगर आपको खुशी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, सेटिस्फेक्शन चाहिए आपको, ठीक है, अनबायसनेस चाहिए, तो आपको साइंसी रवैया अपनाना चाहिए अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में, वो आपका रिलीजियस पहलू हो, वो आपका अखलाकी पहलू हो, वो आपका तालीमी पहलू हो, वो आपका कोई भी फ़लसफ़ा हो या आपके पास कोई भी नॉलेज हो, उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ बेटे, अक्सर लोग ना इस चीज़ को गलत ले जाते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं जो सही मानों में, जिसको आप लिबरल कहें या सही मानों में जो ऐसा इंसान जो साइंटिफिक थिंकिंग रखता है, अक्सर हम साइंटिफिक थिंकिंग वालों को कह देते हैं कि सारे सारे एथियस्ट हैं, या जो साइंटिफिक थिंकिंग के बारे में जो सोचता है या साइंटिफिक थिंकिंग रखता है ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, ये तो इसको दीन के बारे में पता ही नहीं है, ये तो नाउज़ुबिल्लाह एथियस्ट हो गया है, या ये खुदा को मानता ही नहीं है, या इस तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो याद रखिए बेटे, हमारे जितने भी जो हमारे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन जो हक बात है उसको हक बात कहना चाहिए, ठीक है, अनबायस्ड होके कहना चाहिए। अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो मेरा ख़्याल से हमारे अंदर तफरकाबाजी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, अगर इस चीज़ को लेकर हम चलेंगे, अनबायस्ड होके चलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन उठाता है तो उसके क्वेश्चन का सेटिस्फाइंग आंसर देना जिम्मेदारी बनती है किसकी? जिसको उसका इल्म है, ना कि उसके ऊपर कोई फतवा लगा देना कि तुमने ये क्वेश्चन क्यों किया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, या उसको अपनी ख्वाहिशात और अपनी नॉलेज की समझ के अकॉर्डिंगली तोड़ मरोड़ के पेश करना जबकि रियलिटी कुछ और हो, ठीक है। तो जस्टिफाइबल आंसर करना जो है ना उसके लिए आपके लिए साइंटिफिक थिंकिंग का होना ज़रूरी है। जब आप अनबायस्ड होकर नॉलेज हासिल करोगे तो आप हर एक उठे हुए सवाल का
शाफ़ी काफ़ी जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। तो हमें ये एटीट्यूड अपनाना चाहिए हर चीज़ के मामले में, दीन के मामले में भी। दीन में जितने भी हमारे फ़िरके फैले हुए हैं, आपका क्या ख्याल है? ये जो चैप्टर आपने पढ़ा है, आपको अभी फ़लसफ़े का अंदाज़ा हुआ, ठीक है, कि किस में चीज़ों को किस तरीके से समझा जाता है। इसी वजह से हमारे दीन के अंदर इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़ोर दिया गया और इस चीज़ की बहुत अहमियत है कि जिस पे उम्मत का इजमा हो, ऐसे मसाइल जिस पे तमाम फ़िरक़ों के जो आला शख्सियात हैं या तमाम फ़िरक़ों के जो उस टाइम पे करता धरता होते हैं या जो उलमाए कराम होते हैं, उनका जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ गपशप के मामले में नहीं, अच्छा जी मेरी मर्ज़ी है तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ जाऊँ, उसकी मर्ज़ी है वो भी आ जाए तो चलें जी अब एक फतवा जारी कर दें, नहीं। इसके पीछे प्रॉपर लॉजिक होती है, प्रॉपर बहस होती है, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, दलाइल होते हैं और तमाम उम्मत जो है वो एक पॉइंट में जमा हो जाती है, ठीक है। तो वो पॉइंट खैर का बायस और सही चीज़ होती है क्योंकि लॉजिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया होता है। तो उसमें अपने जज्बात नहीं रखे होते कि ये फ़लाने जज्बात है जी हमारे मुताबिक ये ठीक है, ये ठीक है, नहीं, उसके पीछे एक लॉजिक होती है प्रॉपर। तो हमेशा उन चीज़ों के ऊपर हम लोगों को जमा होना चाहिए और यही साइंटिफिक थिंकिंग का उसूल भी है। तो हम लोग देखें अगर अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने इर्द गिर्द, अपने हालात के अंदर या इवन अपनी लाइफ के अंदर भी देखें तो हम लोगों के अंदर अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा हो गई है। हम दूसरों की बात सुन नहीं सकते और अगर हम सुनते भी हैं तो हम अच्छा सर हिला के और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके मुकाबले में लाने के लिए अपने अंदर जवाब सोचना शुरू हो जाते हैं। उसकी बात एक कान से सुन रहे होते हैं सरसरी सी, यानी सही मानों में हम सुनते ही नहीं हैं। तो हमें दूसरे की बात प्रॉपरली सुननी चाहिए क्योंकि मैंने बताया था ना यहाँ पे डिसइंटरेस्टेड जो इसने क्यूरोसिटी का जिक्र किया है, तो आपको ये क्यूरोसिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी। किस लिए जानना है कि जी बस मुझे जानने से खुशी तो मिलती है, नो डाउट, जो उसका जिक्र इसने लास्ट में किया है कि हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन उस हैप्पीनेस को सही मानों में, हैप्पीनेस का एक होता है धोखा और एक होती है रियल हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस का धोखा ये होता है कि वो मुझे साइंस जानने से खुशी मिलती है, ये है वो, और अपनी मर्जी के आप रिजल्ट्स नहीं हैं। इवन आई एम अ साइंटिस्ट, आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट बेसिकली। तो क्या है कि लैब के अंदर जब जाते हैं हम तो हमारे माइंड में एक प्री कंसीव नोशन होता है या हमने एक हाइपोथेसिस बनाया होता है कि जी मैंने ये रिसर्च करनी है, ये मेरा हाइपोथेसिस है। अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो क्या कोशिश उनकी होती है कि वो अपने रिजल्ट्स को मॉडिफाई करें या उनकी कोशिश होती है कि मेरे रिजल्ट्स ऐसे आने चाहिए, ये इस तरह आना चाहिए, और वो उस तरह जब नहीं आता तो वो बहुत उदास होते हैं, परेशान होते हैं, एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं। भाई नो रिजल्ट इज इटसेल्फ अ रिजल्ट, ठीक है, नो रिजल्ट इज इटसेल्फ अ रिजल्ट, तो वो भी एक रिजल्ट है। लेकिन हम लोगों को चूंकि शुरू से सिखाया नहीं जाता, ना हमारे स्कूल्स में, ना हमारे कॉलेजेस, ना हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, ना हमारे घरों में हमारी ट्रेनिंग ही नहीं कराई जाती इस चीज़ को, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, हम अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चलाना चाहते हैं। अगर आज आप पूछे ना पाकिस्तान के बारे में लोगों से, तो पाकिस्तान के बारे में 100 एक मसाइल गिनवा देंगे। पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान में रिश्वत है, पाकिस्तान में चोरी चकारी है, पाकिस्तान में गुर्बत है, पाकिस्तान में पैसे जमा कर रहे होते हैं और गरीब तर हो रहा है, अमीर तर हो रहा है, और मतलब बेशुमार आपको सोशल ईवल तो पता नहीं क्या कुछ गिनवा दिया जाएगा। अच्छी बातों को कहेंगे तो आपको एक दो ही नज़र आएंगी या प्रीवियस यही नज़र आएगा कि हमारे आबाओ अजदाद ये किया करते थे या मुसलमानों का एक अजीम शान माजी गुजरा है, उसके हम राग अलाप रहे होते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, क्या हम रियलिटी बेस बातें कर रहे हैं, क्या हम साइंटिफिक थिंकिंग के अकॉर्डिंगली बातें कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। रियलिटी बेस्ड बातें हम लोगों को करनी चाहिए और हमें रियलिटी जो है वो कभी भी माजी के गुण गाने पे नहीं सिखाती और कभी भी साइंटिफिक थिंकिंग आपको ये नहीं कहती कि आप फ्यूचर के बारे में इतने परेशान हो जाए और हाल में जो प्रेजेंट में जो अच्छी बातें हो रही है उसको आप डिनाई कर दें। तो ये जो जूद रंजी है, जो दूसरों पे हर वक्त नुक्ताचीनी होती रहती है और नेगेटिव पहलू को फैलाया जाता है, ये अनफॉर्चुनेटली जो लोग अपने आप को बहुत मॉड्स को और बहुत एथियस्ट कहते हैं उन लोगों की तरफ से भी ये चीज़ें आती हैं सोसाइटी के अंदर। अगर आप देखें, आप कोई भी आप टॉक शो को उठा के देख लें, आप इवन किसी जर्नलिस्ट से बात कर लें, वो कीड़े निकालने वाला एक जिसको हमेशा एक ऐसी अनक पहना हुआ इंसान होता है जिसको हमेशा गंद नज़र आता है और हमेशा कीड़े और नेगेटिविटी नज़र आती है ना। उसको कोई अगर उसको कोई सोल्यूशन पूछे तो सोल्यूशन बस अल्लाह वाले जुल वाला हिसाब होता है, सिस्टम होता है, कोई सोल्यूशन होता नहीं है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप साइंटिफिक चीज़ों को साइंटिफिकली लेंगे, साइंटिफिकली सोचेंगे, साइंटिफिकली देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में चेंज ज़रूर आएगा। और जब आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है तो आप वन वे और द अदर अपने इर्द गिर्द लोगों के अंदर भी वो वाइब्स क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं। तो होपफुली इस चैप्टर से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। मुझे तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और अपनी इस्लाह का बहुत मौका मिला है और अपने अंदर जो नेगेटिविटी है उसको देखने का भी मौका मिला है सही मानों में।
यानी कि हम अगर सही मानों में अगर अपने आप को अच्छा साबित ना करें दूसरों के सामने, एक सुपरफिशियल कॉल को अगर हम हटा दें और पर्सनली हमें सही मानों में अगर आप ऑनेस्टली अगर आप देखें तो आपको अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, क्योंकि जब गर्द चेहरे पे होती है तो शीशा साफ़ करने से वो गर्द साफ़ नहीं होती, बल्कि चेहरा साफ़ करने से होती है, तभी हमें अच्छी शक्ल नज़र आने वाली है। ठीक है, शीशे को आप बेशक 100 दफ़ा साफ़ करें कि मुझे बहुत अच्छा चेहरा नज़र आ जाए, गर्द आपके चेहरे पर लगी हुई है तो आप कैसे अच्छे नज़र आएंगे। सो साइंटिफिक थिंकिंग में हमें ये चीज़ ये रियलाइज़ होती है कि हम रियल में क्या हैं और रियलिटी रियल में क्या है। ठीक है, और यही चीज़ हमें खालिक का पता देती है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो साइंटिफिक थिंकिंग हमें अल्लाह की तरफ लेके जाती है, सही मानों में हमें हमारे खालिक की तरफ लेके जाती है। ये जो एक हमारे जहन में सोच फैली हुई कि साइंटिफिक थिंकिंग से इंसान एथियस्ट हो जाता है, मेरे ख्याल से ये एक साइंटिस्ट का मुझे उनका नाम याद नहीं है, उन्होंने यही कहा था कि जो साइंस है वो उसको आप एक ग्लास की तरह समझ लें। ग्लास में जो पानी पड़ा हुआ है उसका पहला घूंट अगर आप भरेंगे ना तो आप एथियस्ट हो जाएंगे, लेकिन जब आप पूरा ग्लास ख़त्म कर चुकेंगे, पूरा ग्लास का आखिरी घूंट तक पी चुकेंगे, तो आप अल्लाह तक पहुंचेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि किसी के ज़र्फ़ का प्याला छोटा होता है तो कोई एक घूंट भरता है साइंस का और वो उसको अपने ज़र्फ़ में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और वो मुनकिर हो जाता है अल्लाह ताला का ही। ठीक है, और कोई किसी का ज़र्फ़ का प्याला इतना वसी होता है कि जब वो पूरा ग्लास, वो पूरा जो साइंस का एक ग्लास है वो उसको पूरा पी लेता है तो वो अल्लाह को डिस्कवर कर लेता है। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज़ है कि हमें अपना ज़र्फ़ बड़ा करने की ज़रूरत है, ना कि हम साइंस को बुरा कहना शुरू हो जाएं कि साइंस तो ऐसी है, साइंस तो वैसी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब यूनिवर्सिटी और मदरसे को अलहदा कर दिया गया है तो उन दोनों चीज़ों को जो है साइंस, एक जो है साइंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ चल रहे हैं और एक जो है दीन के बिल्कुल ख़िलाफ़ चल रहे हैं। हालांकि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ठीक है, एक ही चीज़ के दो पहलू हैं, तो इसको सही मानों में देखने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों से, इन बायसनेस से ऊपर होकर देखने की ज़रूरत है। होपफुली आप लोगों ने इस चैप्टर से बहुत सारी अच्छी बातें इंकलकेट की होंगी, बहुत सारी बातें ली होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले मेरी कोशिश होगी एक छोटी सी मैं वीडियो डाल दूँ ताकि आपको इस चैप्टर के जो मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या पॉइंट्स हैं, वो एथिकल हवाले से हों, इंटेलेक्चुअल हवाले से हों, साइंटिफिक थिंकिंग के हवाले से हों, एटिकेट्स के हवाले से हों, फ़िलासफ़ी के हवाले से हों, या चीज़ों को समझने के हवाले से हों, जो कि आपको आपके माइंड में सोशली एथिकली भी मौजूद होने चाहिए। ठीक है, एज अ पैशनेट डेवलपर ऑफ दिस प्लानट। और इसके अलावा वो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टूड बात है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, सब कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, क्योंकि ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर अटेंशन। अल्लाह ताला की अमान में रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।